हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में होम साइंस में, जो हमारे टीजीटी पीजीटी इन सारे ही पेपर्स में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स हमने पिकअप किए हैं, जैसे कि हम एक प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। क्विक रिविजन के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको इस तरीके के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड हम वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। इनसे आपको कुछ पॉइंट्स जो आपको नहीं पता होंगे या फिर जिनसे रिलेटेड आपको और नॉलेज चाहिए, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं। टीजीटी कंप्लीट हो चुका है, पीजीटी पर वर्क कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके एचटेट में, आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड या फिर आपके नेट जेआरएफ में भी काम आएंगे। तो इन पॉइंट्स को भी लर्न करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं ये पार्ट 2 वीडियो। अगर अभी तक आपने ग्लोबल गुंजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ यू आर अ न्यू विजिटर, देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कपड़ा काटने की जो कैंची होती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये हमारा टीजीटी का क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो इसका सही आंसर है 20 to 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा अपने घर में डिफरेंट साइज की आपको सीजर्स मिलती हैं। हर सीजर का एक अलग काम होता है। तो उसी तरीके से जब कपड़ा काटने के लिए हम किसी सीजर को यूज करते हैं, तो वो सीजर्स की जो लंबाई है वो आपकी 20 to 25 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वस्त्रों का राजा किसको कहते हैं। तो रेशम जो होता है, सिल्क, उसे हम वस्त्रों का राजा कहते हैं। साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन की सुई जरूरत होती है, और जो मशीन में जो सुई लगती है उसका क्या नंबर होता है। आपने देखा होगा कि हर एक सुई का अलग अलग नंबर होता है। जो लोग सिलाई करते हैं उनको पर्टिकुलरली इस चीज के बारे में पता होता है कि किस नंबर की सुई आपके किस पर्टिकुलर फैब्रिक पर या फिर किस पर्टिकुलर चीज में यूटिलाइज होती है। जैसे हेमिंग के लिए, यानी कि आपकी तुरपन के लिए अलग सिलाई, आपकी निडल की जरूरत होती है, आपकी सिलने के लिए अलग तरीके की होती है। तो इन द सेम वे जो आपकी सिलने के लिए कपड़े की मशीन में जो लगती है सुई, उसका नंबर क्या होना चाहिए, 16 नंबर की आपको वो सुई यूटिलाइज होती है। आपको ये याद रखना है। कपड़े काटने वाला जो कीड़ा होता है, जो कपड़ा मतलब जो फैब्रिक को खराब कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लिप मोथ। क्लिप मोथ जो कीड़ा होता है वो हमारे कपड़ों में छेद कर देता है, उन्हें काट देता है। आपने देखा होगा अक्सर कि आपने सर्दियों के कपड़े जब आप अपने रख देते हैं तो उसमें कीड़े डेवलप हो जाते हैं और उनके कारण हमारे फैब्रिक्स में छेद हो जाते हैं। तो उनको हम क्लिप मोथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब हुआ था। तो ये हुआ था 1838 ईस्वी में, यानी कि 1838 ईस्वी में सबसे पहले समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जो क्वेश्चन है सारे वो कहीं ना कहीं आपके पेपर्स में पूछे गए हैं, वही पिकअप करके हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। स्त्री के अंडाशय में हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली 3 हार्मोन्स होते हैं जो आपके सीक्रेट होते हैं। एक तो है आपका प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन और तीसरा है रिलैक्सिन। अब बात आती है कि इन तीनों ही हार्मोन, ये तीनों अलग अलग जगह से सीक्रेट होते हैं, यानी कि स्रावित होते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह होती है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। जो आपका एस्ट्रोन है वो ग्राफिकन फॉलिकल से आपका सीक्रेट होता है, और जो आपका रिलैक्सिन है वो प्लेसेंटा के थ्रू सीक्रेट होता है। तो आपको तीनों ही नाम याद रखने हो, तीनों ही हार्मोन कहाँ से आपके स्रावित होते हैं, आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर के ऊपर, कि जैसे कि पीएच को नापने के लिए एक स्केल होता है, उसी तरीके से वाटर जल की कठोरता और मृदुता को नापने के लिए एक स्केल होता है। तो जो मृदु जल है वो 4 पॉइंट से कम जो स्केल पर नंबर्स होते हैं उनमें नापा जाता है, या फिर उसको हम मृदु जल कहते हैं। शुष्क धुलाई यानी कि जो ड्राई क्लीनिंग है उसमें फ्रेंच चॉक का यूज किया जाता है। ये आपने अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो हमारी क्वेश्चन पेपर्स की, क्वेश्चन बैंक्स की जो हमने डिस्कस की है, उसमें भी क्वेश्चन था कि आपकी ड्राई क्लीनिंग यानी कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है। तो वो होता है फ्रेंच चॉक का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेयॉन प्रथम मानव निर्मित
रेशा है जो कि 1895 में सबसे पहले बनाया गया था। तो आपको याद रखना है फर्स्ट मैनमेड फाइबर कौन सा है, दैट इज रेयॉन, और 1895 में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। अब हम बार बार जब टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं आपको वॉप एंड वेफ्ट, ताना बाना, तो ये कौन से होते हैं, क्योंकि इनका कंफ्यूजन इनिशियली मुझे भी बहुत था, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि ताना किसे कहते हैं और बाना। तो यहाँ देखकर आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ताना कौन सा होता है और बाना कौन सा होता है। फैब्रिक में फैब्रिक हमेशा दो ही थ्रेड से मिलकर बना होता है, एक ताने का और एक बाने का। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपसे पूछा जा सकता है कि तिरछा वाला धागा, सॉरी हॉरिजॉन्टल ही या फिर वर्टिकली वाले धागे को क्या कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है हाथ से बुने वस्त्र सामान्यतः 27 से 36 इंच चौड़े होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जब जो वस्त्र हाथ से बुने जाते हैं उनकी लंबाई, जो उनकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है, तो 27 to 36 इंचेस इनकी चौड़ाई होती है। निटेड फैब्रिक सिंगल यार्न फैब्रिक होते हैं। निटेड जो कि हमारे जैसे स्वेटर बुना जाता है तो वो बुनने की प्रक्रिया, जो निटिंग की प्रोसेस है, उसमें एक ही तो धागा होता है, एक ऊन का गोला होता है जिसके थ्रू हम अपने पूरे स्वेटर को डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो निटिंग की प्रोसेस में सिंगल यार्न यूज किया जाता है। सादी बुनाई वस्त्र के दोनों ओर समान होती है। आपने बुनाई के प्रकार देखे होंगे, तो आपकी जो सादा बुनाई है, प्लेन वीव है, उसमें आपके दोनों साइड फैब्रिक सेम एज इट इज दिखाई देता है। फिर है 12 वीव, इसमें आपकी फ्लोटिंग व्यू दिखाई देता है, मतलब इसमें कुछ फ्लोट्स दिखाई देते हैं आपके। और साटिन में अ टाइप ऑफ वुवन फैब्रिक होता है, ये सिल्क के साथ में किया जाता है। जो साटिन वीव होती है वो सिल्क के ऊपर की जाती है और इसमें फैब्रिक को इसमें ये वुवन फैब्रिक्स पे यूज होता है। फिर है आपका, देखिए ये है सैटिन, फिर आती है आपकी साटिन। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस और प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। ये जस्ट ऑपोजिट होती है सैटिन वीव के। जो सैटिन वीव होती है उसके जस्ट ऑपोजिट हमारी सैटिन वीव होती है। लिनो वीव हल्के और जालीदार वस्त्रों के लिए निर्माण होती है या फिर उपयुक्त की जाती है। लिनो वीव, आपसे पूछा जा सकता है कि लिनो वीव किस तरीके के कपड़ों पर यूज होती है। फिर है लिलिन यूज टू वियर बाय द किंग्स एंड हिज फैमिली इन इजिप्ट। इजिप्ट में आपके जो किंग्स थे और उनकी फैमिलीज होती थी, वो लोग लिलिन फैब्रिक को यूज करते थे। एक तो आपका ये सिल्क आपका यूज होता था और देखिए दूसरा आपका लिलिन भी यूज होता था। दैट इज इट मीन्स कि काफी रिच और काफी एक्सपेंसिव उस टाइम पर भी था। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था। तो सिलाई मशीन का आविष्कार 1790 यानी कि 1790 में हुआ था। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, ये हम अपनी प्रीवियस टीजीटी की वीडियोस में देख चुके हैं। चीन को सर्वप्रथम रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया गया था, मतलब चीन को वहां रेशम का जन्मदाता कहा जाता है। फिर अब एक नया टर्म आप सुनेंगे, ज्यूनिहिताओ। ये जो टर्म है ये जापान का एक तरीके का परिधान होता है, कपड़े होते हैं जिसमें 12 तरह के रंगों का प्रयोग किया था। मतलब एक पर्टिकुलर ड्रेस में आपके 12 कलर्स को यूज किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज्यूनिहिताओ। तो ज्यूनिहिताओ जो है वो जापान का एक परिधान है जिसमें 12 रंग यूज किए जाते हैं। ऋग्वेद में 3 प्रकार के ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है हमें, नीवी, वासस और अधिवासस। ये 3 तरीके के आपके वुलन फैब्रिक को इसमें मेंशन किया गया है। फिर है साधारण जो ड्राफ्टिंग होती है उसे हम स्लोपर कहते हैं। बिल्कुल जो साधारण ड्राफ्टिंग होती है, बेसिक ड्राफ्टिंग होती है, उसे हम स्लोपर कहते हैं। ड्राफ्टिंग में सीवन की छूट, मतलब जो आपकी सीवन होती है की छूट होती है, हेम अलाउंसेस आदि को शामिल नहीं किया जाता। एक तो सीवन की छूट को और हेम अलाउंसेस को इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ड्राफ्टिंग में जितने भी हिलने डुलने के लिए ईज की जरूरत होती है उसको हम ड्राफ्टिंग में ऐड कर लेते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद है जब हम ड्राफ्टिंग बना कर रहे होते हैं, वी आर मेकिंग अ ड्राफ्ट, तो उस टाइम पर हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। एक तो होता है मेजरिंग द बॉडी, मतलब सबसे पहले हम नाप लेते हैं। इसमें हम पहले लंबाई का नाप लेते हैं। लंबाई का नाप एक ही ओर से लिया जाता है। जैसे कि आपने स्लीव्स आपने राइट हैंड साइड की ले ली और आपने आर्मपिट आपने लेफ्ट साइड की ले ली, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं आपको। तो एक ही साइड से पूरी लंबाई लेनी होती है।
या तो राइट से लें या फिर लेफ्ट से लें। तो ये आपकी मेजरिंग बॉडी मेजरिंग होती है। फिर उसका होता है आप ड्राफ्टिंग बनाते हैं, थर्ड होता है आप फैब्रिक को कट करते हैं। तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद है जूट। इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है जूट का वो वेस्ट बंगाल में होता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें हम पूरे वैश्विक स्तर पर, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपके जूट का होता है। अगर आपसे वैश्विक स्तर पर पूछे तो आप बांग्लादेश बताएंगे, अगर आपको भारत में पूछे तो आप वेस्ट बंगाल बताएंगे कि वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि परिधान उत्पादन का सही क्रम क्या है। ये क्वेश्चन अभी जहां तक मुझे याद है 2016 के पेपर में भी पूछा गया था। तो वहां पर आपको ये सीक्वेंस में लगाने थे। तो सही है आपका काटना, उसके बाद है लेबल लगाना, फिर है बंडल बनाना और संयोजन करना। तो ये आपके 4 स्टेप्स होते हैं परिधान उत्पादन के। इनको आपको ये ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरीके से अलग अलग जगह पर मिल जाए, फिर आपको इनको सही सीक्वेंस में लगाना हो कि कौन सी स्टेज किसके बाद में आती है। तो इस तरीके से आपको इसको सही सीक्वेंस में लगाना होगा। फिर लास्ट हमारा स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वस्त्र बनाने के लिए जो यूज होता है आपका करघा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं। एक तो होता है कॉम्बर बोर्ड। ये कॉम्बर बोर्ड जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। नेक कार्ड, ये इसमें हुक और हार्नेस के धागे लगे हुए होते हैं। लिंगो टर्म होता है, वजन के लिए यूज किया जाता है। मेल, ये मध्य की में जो आंख होती है उसे हम मेल कहते हैं। तो ये टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। फिर उसके बाद है जो रक्त है वो एक संयोजी ऊतक होता है। ये हम सभी जानते हैं, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो इस तरीके से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियोज में भी आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे और भी नई नई चीजें। यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन है दूध के पाचक एंजाइम को हम क्या कहते हैं। इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कीजिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप मुझसे पूछिए, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। हमेशा नई नई चीजें सीखते रहिए, नई नई चीजों को अपने होम साइंस से करेक्ट करते रहिए। क्या पता कौन सी चीज कब आपसे पूछ ली जाए। तो हमारा प्रयास यही है कि हम हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करें, हर एक चीज को हम कवर करें, जिससे कि हम एक भी क्वेश्चन को, एक भी मार्क को लूज ना कर पाए। देखिए हमारा काम यहाँ पर बताने तक का होता है और आप एंड प्रोडक्ट आपका उसको लर्न करना, उसको मेमोराइज रखना, उसको रिकॉल करना है एग्जाम के ड्यूरेशन में। तो ये एंड का जो काम है वो आपको करना होगा। हम यहाँ से सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, हर एक पॉसिबल पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी चीज अधूरी ना छूट जाए। अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो में, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, हमें एक और आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने के लिए एक राह दिखाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।